Hello students, welcome to our physics class. So the last class we have done some problems on Newton's second law of motion और आज हम करने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे, लेकिन इतने डिटेल्स में नहीं जो आज हम करने जा रहे हैं. राइट. सो क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? सो इसके लिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सो इस एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हो कि बच्चा जंप कर रहा है या फिर कोई स्विम कर रहा है. राइट. और थर्ड एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि कोई एक पिंग पोंग बॉल को जमीन में ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके कारण वो ड्रॉप होते 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 लास्ट में स्टॉप हो जाता है. तो ये सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या दिख रहा है कि क्या ये होने पे इन लोगों को मजबूर कर रहा है या फिर हेल्प कर रहा है. राइट. सो बच्चे को जंप करने में क्या ऐसा चीज है जो हेल्प करता है, और एक आदमी को स्विम करने के लिए ये क्या चीज है जो उसे स्विम करने में हेल्प करता है, जिसके कारण वो स्विम कर पा रहा है. किसी एक कारण ही के वजह से तो हो रहा है ना. अगर वो कारण नहीं होता तो शायद वो स्विम ना कर पाता है कि नहीं. और तीसरे एग्जाम्पल में भी आप देख रहे हो पिंग पोंग बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो ड्रॉप करने की वजह से वो नीचे जमीन पर लगने के बाद फिर ऊपर उछलता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे करके एक समय में स्टॉप हो जाता है. तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो जमीन में बॉल जब गया तो उसके बाद जमीन में ही डायरेक्ट रुक क्यों नहीं गया, वो फिर से जंप क्यों किया? तो इन सब चीजों का कारण क्या है आज हम ये जानेंगे. सो इस चीज का कारण है द रिएक्शन फोर्स. अब क्या है ये रिएक्शन फोर्स? ये रिएक्शन फोर्स कैसे उस बच्चे को जंप करने में मदद कर रहा था, या फिर ये रिएक्शन फोर्स कैसे उस आदमी को स्विम करने में मदद कर रहा था, या फिर ये रिएक्शन फोर्स किस लिए उस बॉल को बार बार जंप करने में मजबूर कर रहा था. राइट. सो इसके बारे में हम अभी जानेंगे. तो रिएक्शन फोर्स क्या है? रिएक्शन फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी एक एक्शन की वजह से उस पर जो रिएक्शन होता है उसी को हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स. जैसे कि जब बच्चा जंप कर रहा था तब क्या हुआ कि बच्चा नीचे पहले मतलब जमीन पर एक फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण जमीन ने उस पर उल्टा एक फोर्स अप्लाई किया, जिसके कारण वो ऊपर जंप करने लगा. राइट. वो अगर जमीन उसे ऊपर की ओर फोर्स नहीं डालता तो क्या वो जंप कर पाता खुद ब खुद? नहीं. वो जंप क्यों कर पाता है? क्योंकि उस पर एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, कि इसका एक रिएक्शन है, एक्शन है, जिसकी वजह से उसे एक रिएक्शन मिलता है. जैसे कि हम क्लास में जब टीचर स्टूडेंट्स को पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, तो स्टूडेंट्स आंसर करते हैं, तो टीचर क्या करता है? टीचर करता है एक एक्शन देता है जिसका रिएक्शन बच्चे से हमें मिलता है. राइट. सो कुछ इसी तरह. या फिर जैसे आपने कभी देखा होगा कोई किसी बच्चे ने किसी एक दूसरे बच्चे को मतलब थप्पड़ मार दिया, तब क्या होता है? उसका रिएक्शन क्या होता है? या फिर वो डायरेक्ट प्रिंसिपल को बताता है, या फिर वो उल्टा उसे मारने लगता है. तो ये क्या है? एक एक्शन का एक रिएक्शन. इसी तरह जब बच्चा जंप करने जाता है तो जमीन भी उस पर एक उल्टा रिएक्शन देता है. या फिर जब वो स्विम करता है तो वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, जिसके कारण पानी उसे आगे की ओर धक्का दे देता है. तो यही है रिएक्शन फोर्स. अब जब बॉल नीचे गिरता है, वो पिंग पोंग बॉल जब नीचे गिरा तो वो नीचे की ओर गया और जमीन पर वो मतलब उसने टच किया, तो जमीन पर जब टच किया एक फोर्स जमीन को उस बॉल से मिला, तो जमीन ने क्या किया? उस बॉल को एक उल्टी दिशा में एक फोर्स दे दिया, जिसे कहेंगे हम रिएक्शन फोर्स. और एक्शन फोर्स कौन सा है? जो बॉल ने जमीन को दिया वो है एक्शन फोर्स, और जो जमीन ने बॉल को दिया वो है रिएक्शन फोर्स. सो आपको पता चल रहा है अब कौन सा है एक्शन और कौन सा है रिएक्शन. ओके. सो इसी के बारे में आज हम और जानेंगे. तो यहां पर आप देखो कि एक बॉल नीचे गिर रहा है. राइट. सो ये ऊपर की ओर जाता है. क्यों जाता है?
पहले जब नीचे की ओर आ रहा था उसने एक जमीन पर फोर्स दिया जो एक एक्शन है, और उसके बाद ऊपर गया वो एक रिएक्शन है। तो चलो अब हम देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन which act on two different bodies। सो इससे क्या पता चलता है, चलो एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर लिखा है कि टू एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन हो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कोई भी एक्शन आप किसी भी चीज पर दे, एक्शन यानी आप किसी भी चीज पर कोई एक फोर्स डाले, कोई एक अनबैलेंस फोर्स डाले, तो उससे एक रिएक्शन पैदा होगा। और वो रिएक्शन कितना होगा, जितना आप एक्शन में फोर्स दोगे उतना ही रिएक्शन वो प्रोड्यूस करेगा। यानी अगर आपने जमीन पर बॉल जब फेंका तो बॉल ने अगर 10 न्यूटन फोर्स जमीन में डाला तो जमीन भी बॉल पर उल्टी दिशा में, उल्टी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा, जिसके कारण बॉल ऊपर जाने लगेगा। ओके, तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलो और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहां पर पहले आपको दिखेगा कि रॉकेट ऊपर जाता है, राइट। सो रॉकेट ऊपर कैसे जा सकता है, क्योंकि जब रॉकेट अपना सारा गैस नीचे की ओर भेजती है तब क्या करता है, वो गैसेस जमीन पर एक फोर्स पैदा करती है। वो जमीन पर एक ऐसा फोर्स लगाता है जिसके कारण जमीन भी उल्टा रिएक्शन उस फोर्स का देती है, जिसके कारण नीचे का जो एक्शन फोर्स है वो ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स हो जाता है, और इसी के कारण वो रॉकेट ऊपर की ओर जा पाता है। अगर रॉकेट ने नीचे की ओर अगर एक्शन फोर्स नहीं दिया होता तो वो रॉकेट ऊपर की ओर नहीं जा पाता, राइट। सो ये है एक यूज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कोई भी एक्शन हो उसका एक रिएक्शन होना चाहिए, और रिएक्शन होता है जिसके कारण एक उल्टी दिशा में फोर्स हमें मिलता है। सो दूसरे एग्जांपल में देखो कि एक आदमी बोट को चलाने के लिए या फिर मूव करने के लिए क्या करता है, अपने पैर से एक खंबे को, मतलब जहां पर वो रस्सी से लगाया जाता है ना बोट को, उसी पर मतलब एक धक्का देता है, जिसके कारण वो बोट आगे की ओर चलने लगता है। क्यों ऐसा होता है, इसका कारण है क्योंकि ये आदमी इस खंबे पर एक एक्शन फोर्स लगाता है और इसी फोर्स का रिएक्शन ये खंबा उस आदमी पर डालता है, क्योंकि वो आदमी उस बोट से कनेक्टेड है। क्योंकि ये आदमी उस बोट का ही सिस्टम अगर हम समझ ले तो क्या होता है कि ये बोट पहले उस खंबे पर एक एक्शन फोर्स दिया जिसका रिएक्शन उस बोट को मिला, जिसके कारण उस बोट ने भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस किया। सो यही है इसका कॉन्सेप्ट कि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, जितना एक्शन आप दोगे उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। सो यही कहता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि आप जितना एक्शन दोगे, जितना एक्शन का फोर्स डालोगे, उतना ही रिएक्शन आपको मिलेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट देयर इज अ कंडीशन, दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। सो आप इस एग्जांपल में क्लियरली देख सकते हो कि रॉकेट के केस में एक्शन फोर्स कहां पर दिया, जमीन पर दिया, और रिएक्शन किस पर हुआ, रॉकेट में हुआ। तो कितने बॉडी है इसमें, दो डिफरेंट बॉडी में दो डिफरेंट फोर्सेस एक्ट किए गए, राइट। सो दोनों ऑब्जेक्ट अलग है लेकिन फोर्स इक्वल अमाउंट में दोनों में एक्सपीरियंस होता है। सेकंड एग्जांपल में क्या है, एक खंबे में किसी ने एक फोर्स दिया, तो इस खंबे में जब फोर्स दिया गया तो जितना फोर्स दिया उतनी ही फोर्स से उस बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिला। सो यहां पर भी कितने ऑब्जेक्ट्स या फिर कितने बॉडीज रिलेटेड हो रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट,
राइट, एक बोट का सिस्टम और दूसरा है ये खंबे वाला सिस्टम। ओके, सो इन दोनों में भी दो ऑब्जेक्ट में दोनों तरफ इक्वल फोर्स मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। राइट, एक्शन फोर्स जिस तरफ होता है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका रिएक्शन फोर्स होगा। सो यही कहता है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो थोड़ा और एप्लीकेशंस हम इसका देख लेते हैं। तो ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन हमें कैसे मिलेगा? आप किसी भी वॉल पर अगर एक फोर्स डालो तो वो वॉल भी आप पर एक रिएक्शन फोर्स डालेगा। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी कुछ ऐसी बात की थी, राइट, कि आप जब जमीन पर बैठते हो तो आप क्यों मूव नहीं करते? यहां पर भी तो ऐसा होना चाहिए था ना, जब आप जमीन पर कुछ फोर्स डाल रहे हो तो जमीन भी आप पर उतना ही ऊपर की ओर फोर्स डालता है, तो आपको तो मूव होना चाहिए था। क्यों आप मूव नहीं हुए? क्यों आप ऊपर की ओर उड़ नहीं गए लेकिन वही जमीन पर रह गए? तो क्या वहां पर रिएक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था? तो वो बात नहीं है, रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, लेकिन जब आपका नेट फोर्स जीरो हो जाए उसमें, तब आप एक ही जगह पर रह जाओगे, आप मूव नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लॉ में कुछ ऐसा हो रहा था, क्योंकि आपका वहां पर नेट फोर्स जीरो था, इसलिए आप पर, जबकि एक एक्शन रिएक्शन फोर्स तो होता ही है, आपको ऊपर की ओर एक फोर्स मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है। और जब बैलेंस हो जाता है तब वो सिस्टम टू डिफरेंट बॉडीज नहीं होता, वो एक ही सिस्टम है, हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता था, क्या देखा था? जब आप स्टेबल कोई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब है वो सिस्टम एक सिस्टम वन सिस्टम कंसीडर किया जाएगा, जिसके कारण उस पर जो भी फोर्स आप डालो वो मतलब जो भी फोर्स है उसमें वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन कहाँ होता है? टू डिफरेंट बॉडीज में। अगर एक सिस्टम हो और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो बॉडी रेस्ट में ही आ जाएगा ना, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये टू डिफरेंट बॉडीज में होगा, टू डिफरेंट सिस्टम में होगा, तब ये ऑपोजिट रिएक्शन देगा। तो ऑपोजिट रिएक्शन में क्या होगा? आपको बॉडी का मूवमेंट दिखाई देगा, जैसे कि जब आप बुलेट कोई भी गन से गोली चलाते हो, राइट। सो गोली चलाने से क्या होता है? गोली आगे जाता है लेकिन उसका रिकॉइल पीछे की ओर एक धक्का दे जाता है, आपके कंधे पर उस बंदूक से एक धक्का मिलेगा, राइट। वो धक्का क्या है? क्यों होता है ये धक्का? ये है उस बुलेट का रिएक्शन, क्योंकि वो फ्रंट डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स डाल रहा है, तो उसी का रिएक्शन उस बंदूक में आपको दिखने को मिलता है, जिसके कारण वो रिकॉइल होता है, राइट। सो यही है एक्शन और रिएक्शन। और यहां पर बॉडीज दो है, क्योंकि एक है बुलेट और दूसरा है आपका बंदूक, राइट। सो यही पर आपको दो ऑब्जेक्ट जब दिखेगा तभी आपको एक्शन और रिएक्शन का फोर्स दिखेगा। अगर एक ही सिस्टम में अगर आप देखोगे एक्शन और रिएक्शन को, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा, तब वो बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो इसमें न्यूटन थर्ड लॉ में इसीलिए क्लियरली कहा गया है, दे आर इन टू डिफरेंट बॉडीज। सो यहां पर भी आप देखो, बच्चे जंप करते हैं जमीन पर, तो जमीन पर एक फोर्स लगाता है, फिर उससे एक ऊपर की ओर, या फिर ट्रैम्पोलिन में जब आप जंप करते हो। तो तेजपुर में तो ऐसे बहुत आए हैं, आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी एक ब्रह्मपुत्र फेस्ट में कुछ ऐसा हुआ था, तो वहां पर भी एक ट्रैम्पोलिन आया था, राइट। सो ट्रैम्पोलिन में क्या होता है, बच्चे जंप करते हैं तो बच्चे ऊपर की ओर धक्का दिए जाते हैं, जिसके कारण मतलब वो बच्चा पहले ट्रैम्पोलिन पर एक फोर्स डालता है, उसका ही रिएक्शन उस बच्चे को दिखता है, जिसके कारण वो ऊपर चला जाता है। या फिर स्विमिंग में भी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ये बॉल आता है, इस ग्रीन बॉल पर टक्कर मारता है जो स्टेशनरी है, तो ये ग्रीन बॉल भी उस पर एक फोर्स डाल देता है, जिसके कारण वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, राइट। सो यही होता है, और इसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ऑपोजिट फोर्स, राइट। सो जितना फोर्स दिया है उतना ही टर्न बैक भी उसको फोर्स दिया गया है, रिएक्शन फोर्स दिया गया है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या है? इस बार उल्टा है।
जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ एक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्शन। दैट्स व्हाई उसी के कारण क्या होता है कि एक्शन का फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द रिएक्शन फोर्स, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो मैथमेटिकली हम कुछ इसी तरह लिखते हैं, राइट। सो F इज इक्वल टू माइनस ऑफ F ऑपोजिट। सो न्यूटन थर्ड लॉ आपको अभी पता चल गया है। आई होप यू कैन नाउ राइट, you understood everything about third law. So we will look about this problems and all. तो चलो एक सवाल करते हैं अपने आप से ही। Why can't you write properly on a piece of paper suspended in air? यानी आप एक पेपर पर एक रस्सी से टांग करके हवा में ही ऐसे लटका दिए हो और उसमें आप लिखना चाहते हो, तो आप पेंसिल से या फिर पेन से अच्छी तरीके से उस पर लिख नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? क्या कारण है ये? क्योंकि इस पर आप जब एक फोर्स डालोगे, उस पेपर पर एक फोर्स डालोगे, पेपर एक उल्टा रिएक्शन फोर्स हमें नहीं दे पाता। तो उल्टा रिएक्शन फोर्स वो नहीं देता है, इसका मतलब है हमारा एक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो यही एक कारण है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से हम इस कागज पर जो ऐसे लटकाया हुआ है उस कागज पर हम नहीं लिख सकते। तो ये पेपर द पेपर डज नॉट गिव बैक द रिएक्शन फोर्स टू योर एक्शन एंड हेंस यू आर नॉट एबल टू राइट ऑन अ पेपर और अ पेज सस्पेंडेड इन एयर। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर एक्शन आप डालें, अगर उससे आपको रिएक्शन ना मिले तो वो एक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यही कहता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की टू एवरी एक्शन, इसीलिए कहा गया है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो एक्शन भी हमें पॉसिबल नहीं लगेगा। So each and every word used in the third law of motion, that to every action, to every वाला भी notice करना, to every action there is an equal and opposite, जो फोर्स डाला है उसका निगेटिव फोर्स ही आएगा। ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन विच इज एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडी में वो एक्ट करेगा। तो यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिस पर नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन दिखता है। जैसे कि नेल कैन नॉट बी फिक्स्ड इन एयर, आप हवा में हथौड़ा मार के भी नेल को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन फोर्स देगा नहीं वो। या फिर आप हवा में ही कागज पर अगर वो नेल फिक्स करना चाहो तो तब भी आप नहीं कर सकते। तो दूसरा है पेपर कांट बी कट बाय अ सिंगल ब्लेड। ओके, एक ब्लेड है उससे आप, मतलब वो जो कैंची का एक ही ब्लेड है उससे आप पेपर को काटना चाहते हो, क्या वो पेपर कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? रिएक्शन ही नहीं होगा, तो कैसे कटेगा? तो तीसरा है राइटिंग ऑन अ हैंगिंग पेज, जैसे हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया। तो ये है टू नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। जैसे कि हमने क्लास किया और आप लोगों ने अगर होमवर्क नहीं किया, जो हमने काम नहीं दिया वो अगर आपने नहीं किया तो हमारा एक्शन व्यर्थ है, राइट। सो अगर हमने कुछ कहा, जैसे समझाया वैसे आपने अगर किया, आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया, गलत किया सही किया, अगर उससे हमें एक रिएक्शन का पता चलता है, तो यही है नो एक्शन इज पॉसिबल विदाउट रिएक्शन। आपका रिएक्शन भी बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे एक्शन का कोई नतीजा निकलेगा ना। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सभी में अप्लाई होता है, ऐसे ही सोच लो। लेकिन ऐसा नहीं है, फिजिक्स में आपको फिजिक्स पर ही ध्यान देना है। तो कोई भी एक्शन अगर हो तो उस पर रिएक्शन होगा ही होगा, अगर रिएक्शन नहीं है तो उसका कोई एक्शन भी नहीं होगा। तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन।